सबसे आखिरी और लास्ट पेपर जो कि सोशल साइंस का आप लोगों का रहने वाला है, उसको लेकर मैं आ गई हूँ। किस टाइप के आपके पास क्वेश्चंस बनने वाले हैं एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस यू विल गेट इन योर एग्जाम। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि कितने पोर्शंस आप लोगों को आते हैं। सो यू हैव 4 पोर्शन हेयर, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, जो आप ऑलरेडी जो है वो देख चुके हैं मेरी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो में, है ना। तो आपको किस तरीके के क्वेश्चंस और किस टाइप के क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के क्वेश्चंस देखने हैं, तो वो यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, वहाँ पर तो देखिए सबसे पहले हिस्ट्री आ जाती है। हिस्ट्री के अंदर आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि एक चीज़ मैं और देख लेती हूँ, वेट। हाँ देखिए, हिस्ट्री के अंदर आप लोगों के क्वेश्चन आ जाते हैं 4-5 क्वेश्चन आपको हर पार्ट के अंदर एमसीक्यू देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आपके मैप्स आ जाते हैं, देन लॉन्ग क्वेश्चंस एंड शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। तो एमसीक्यूज याद रखें हैं, जो कुछ के आंसर्स जो मुझे पता होंगे, जिसमें मैं श्योर होंगी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। देन ऑल्सो यू विल चेक एंड इफ़ आई वॉज रॉन्ग तो आप लोगों को उस चीज़ के अंदर जो है वो कमेंट में बताना है। ठीक है ना बच्चे, ओके। सरस्वती सिंधु सभ्यता की खुदाई किस वर्ष हुई थी, तो इसका आंसर जो है 21 में हुई थी ये। तो यहाँ पर 21 से 22 भी आ रहा है और 20 से 21 भी आ रहा है, तो आई थिंक ये थर्ड वाला आंसर इसका रहेगा। ठीक है, स्टिल आप लोग भी चेक करिएगा और मुझे बताइएगा। ठीक है ना, सिंधु सिविलाइजेशन जो है वो कैप्टेड। उसके बाद में आगे चलेंगे, अगर हम विच फीचर आर फाउंड इन सिटीज़ और सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, तो कौन कौन से उसमें देखने के लिए मिली थी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ, जिस भी एमसीक्यू में आपको उपरोक्त सभी दिखता है ना, तो अगर आप उसमें श्योर ना हो तो आपको उपरोक्त सभी वाला ही आंसर टिक करना है। 99.9% जो है वो इसमें आंसर डी ही ऐसे क्वेश्चन में होता है। ठीक है, उसके बाद आगे देखें, मिस्र का राजा जो है उसको क्या कहा जाता था, किंग रूलर। इजिप्ट वर कॉल्ड, क्या बोला जाता है उसको फराओ बोला जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो ये रह जाएगा। और उसके बाद में गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है, तो गायत्री मंत्र यहाँ पर ऋग्वेद से लिया गया है। और उसके बाद में एक आप लोगों को इन जो ये है ना, मतलब कि वेद है, इनके बारे में पढ़ना है। म्यूज़िक किस वेद में है और जादू टोना वगैरह किस में है, और जो सबसे पुराना वेद है वो कौन सा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो हमें यहाँ से देखने के लिए मिलेंगे। ओके, मेन फीचर्स पूछे गए हैं अर्बन प्लानिंग एंड सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन की। तो सिंधु सिविलाइजेशन से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जो कि आपका हिस्ट्री पोर्शन कवर करता है। सो यू विल डू दिस, ओके। एंड ऑल्सो देयर आर क्वेश्चंस ऑफ गौतम बुद्ध के चाय और सत्यों का वर्णन करना है। ठीक है, मध्यकाल में भारत के किसानों की स्थिति कैसी थी, दैट थिंग यू विल नो। How was the condition of farmers in India in the medieval period? What are the similarities between Christianity and Islam? तो इस्लाम और ईसाई धर्म के अंदर कौन कौन सी सिमिलैरिटीज़ आपको देखने के लिए मिलती हैं, सो आपको इस चीज़ को भी पढ़ना है। ओके, एंड यू विल सी सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न इन योर एग्जाम। तो आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन और इससे मिलते जुलते सारे क्वेश्चन जो हैं वो कवर कर लेने हैं। ठीक है, आधे क्वेश्चन इसके ऐसे अंदर होंगे जो क्वेश्चन आप लोग जो हैं वो पेपर में देखेंगे, और कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आप लोग सेम पेपर में देखेंगे। सो यू कैन डू दोज क्वेश्चंस इन योर ओन वर्ड्स। आप उनको अपनी भाषा में लिखिएगा, डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि मैम ये क्वेश्चन हमें नहीं आता। उसके बारे में आपको ABCD जो भी पता हो, राइट इट। ओके, उसके बाद आगे जाता है एक्सप्लेन इन डिटेल द रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन। तो देख सकते हो आप लोग, सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स का भी पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आपके यहाँ पर मानचित्र आ जाता है, मतलब मैप वर्क आ जाता है, जिसके अंदर आपको हड़प्पा और तराइन और झांसी, ये जो मैप वर्क है ये आपको करना है। तो ये आप लोगों का कितने मार्क्स का पूछा गया है, 3 मार्क्स का रखा है। ठीक है, तो इसके अंदर आप जितने श्योर हों अगर तो वो कर दीजिएगा, अदरवाइज इसको लास्ट के लिए छोड़ दीजिएगा। मैप आपको साथ में दिया जाएगा। जितनी चीज़ें जो ये प्रैक्टिस टेस्ट पेपर में होंगी ना, जो मैं आपको प्रैक्टिस टेस्ट पेपर करवा रही हूँ, जितनी चीज़ें इसमें होंगी वो आपको कवर करनी है। उसके अलावा में कुछ आपको अगर देखने के लिए मिलता है तो आप उसको धीरे धीरे से करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बाकी फिर भी अगर नहीं आता तो वो हमारा लक है, और वहाँ पर आप लोग को अगर हेल्प मिलती है, लास्ट में थोड़ा सा पूछने का मौका मिलता है, तो फिर आप वहाँ से कर लीजिएगा। ओके, बट इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। देन उसके बाद में आ जाता है श्रीलंका को आज़ादी कब मिली थी, व्हेन श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस। तो इसका आंसर जो है अकॉर्डिंग टू मी 1948 इट्स आंसर। ठीक है, 1948 में आज़ाद हुआ था, 47 में हम लोग हुए थे, है ना। पता ही आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है ना 15 अगस्त 1947 को। होल्डिंग टुगेदर संघ जो है, कौन सा देश होल्डिंग टुगेदर संघ है, विच कंट्री इज़ अ होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो इसका आंसर जो है वो हम ही लोग जिसके अंदर बैठे हुए हैं, इस इंडिया। ओके, भारत। उसके बाद आगे अगर देखें, भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों में से पुरानी कौन सी है, सबसे पुरानी जो है वो कांग्रेस है। पता है ना आप लोगों को, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सारे किस में से हैं, कांग्रेस में से हैं। बट इस टाइम पर बीजेपी थोड़ा सा हायर लेवल में चल रही है, वो अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, तो इसका आंसर जो है वो 1980 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, इसका आंसर 1980 है। 1980 में उनका जो गठन हुआ था, बनी थी। एंड कांग्रेस का जो गठन है वो यहाँ पर इसका आंसर जो है वो आई थिंक 1885 आएगा। ठीक है ना, 1885 आंसर। ठीक है, और भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर 1980 है,
बट आप स्टिल इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है बेटा। ओके, एसपीए किस देश से संबंधित है? एसपीए इज़ बिलोंग टू बेल्जियम, ठीक है। ओके, इसका आंसर ये हो जाएगा। व्हाट इज़ पावर शेयरिंग? पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है? तो पावर शेयरिंग आप नेम से ही डिनोट कर सकते हैं। इन दिस व्हेन पावर्स आर गिविंग टू सम पीपल, जो भी एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, सो पावर जो है वो उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, एंड दिस इज सिंपली कॉल्ड पावर शेयरिंग, ठीक है। प्रेशरिंग ग्रुप क्या होता है? गिव यू एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पर आप लोगों को इनके क्वेश्चंस के मीनिंग से ही आप लोगों को सिंपल पता लग रहा होगा कि प्रेशरिंग ग्रुप क्या होता है। तो प्रेशर मीन्स क्या होता है? व्हेन समवन फोर्स टू समवन फॉर डूइंग समथिंग। तो यहाँ पर सिंपली आप किसी को कुछ करने के लिए जब दबाव बनाते हैं, प्रेशराइज करते हैं, देन इट इज़ कॉल्ड प्रेशराइजेशन। तो दबाव समूह क्या होता है? तो इसी से बनता है। तो इसको पढ़ लीजिएगा, और अगर ना भी आए बना के कुछ भी लिख के आ जाना, लेकिन लिख ज़रूर आना, ठीक है बच्चे, छोड़ के मत आना। मल्टी पार्टी सिस्टम क्या होता है? एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। तो बहुदलीय प्रणाली क्या है? मल्टी पार्टी सिस्टम इन विच वेयर सो मैनी पार्टीज आर हेयर ऑन एन इलेक्शन, एंड जब वोटिंग वगैरह होती है, देन पीपल ऑफ द कंट्री चूज द इलेक्टेड पार्टी। ओके, उसके बाद में जो एक पार्टी जिसको हु गेट मोर वोट्स, एंड देन उसके बाद वो सिलेक्ट होती है, एंड देन उसका शासन चलता है। तो अलग अलग पार्टीज जब बनाई जाती हैं तो सिंपल मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। इसको पॉलिटी में पढ़ लीजिएगा, इन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है। ओके, भारत में महिलाओं को अभी भी विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो स्पेशली आप लोग आराम से बना के लिख सकते हैं। हाउ वुमेन इन इंडिया स्टिल फेस डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन इन वेरियस वेज। तो भेदभाव का सामना क्यों करना पड़ता है, एंड क्या करना होता है? तो ये क्वेश्चन जो है मुझे आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है। वी ऑल नो कि इंडिया में जो वुमेन हैं उनके साथ में वुमेन और मैन के बीच में कितना ज़्यादा अंतर है। और आज के टाइम में भी मैनी विलेजेस आर हेयर, जहाँ पर आप लोगों को ये सुनने को देखने को मिलता होगा कि गर्ल्स हैं, गर्ल्स ओनली बॉर्न फॉर मैरिज एंड फॉर हाउस वर्क्स, और इसके अलावा में दे डू नॉट गो आउटसाइड, और इसके अलावा में वो जॉब वगैरह नहीं कर सकती हैं, और उनको ज़्यादा पढ़ने की आज़ादी नहीं है। तो बहुत सारे विलेजेस अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। कंपेयरिंग बॉयज़, उनके साथ जो है ये चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा की जाती हैं। बट बहुत सारी जगह पर ये पॉजिटिविटी पाई जाती है कि इंडिया में अब बहुत सारी जगह ऐसी हो गई हैं जहाँ पर बॉयज़ को जो है वो इतनी टेंशन नहीं दी जाती जितने कि गर्ल्स को दी जाती है। अगर फ्रैंकली भाषा में मैं बोलूँ तो अगर आज के टाइम में लड़कियों को जो है ज़्यादा मार पिटाई भी नहीं होगी जितना लड़कों की धुलाई हो रही है घरों में। तो वो चीज़ जो है वो डेमो हम लोग आसपास देखने को मिलता ही रहता है हमें। तो हमारे यहाँ की सिचुएशंस ठीक हैं, बट स्टिल विलेजेस एरियाज़ जो हैं वहाँ पर अभी भी लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा डिफरेंट बिहेव किया जाता है कंपेयरिंग बॉयज़। एंड उसके अलावा में दे डू नॉट गो आउटसाइड, दे डू नॉट डू जॉब्स, और इसके अलावा में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो डिफरेंट होती हैं। तो आप इसको अपनी भाषा में लिख सकते हैं, है ना। और आज के टाइम में हमारे यहाँ की तो जनरेशन अभी ऐसी हो गई है, हमारे यहाँ के जो आस पड़ोस में अगर मैं देखूँ तो लड़कियों को बेचारियों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, लेकिन लड़कों को बेचारों को बहुत जिसको बोलते हैं ना कि अनफेयर किया जाता है। ना उनको खाने पीने का वो करा जाता है, ना उनको पिटाई से वो करा जाता है। और लड़कियों को पिटाई नहीं करनी है, मारना नहीं है, छूना नहीं है, बेचारे लड़कों की बैंड बजी हुई होती है। तो अभी थोड़ी जनरेशन चेंज हो रही है ना, बोल रहे हैं कि लड़कियाँ लड़कों से आगे जा रही हैं, तो वही चीज़ का फ़र्क पड़ रहा है ना। तो इस क्वेश्चन को आपको बना के लिखना है। ओके, states and 3 differences between local staff government before the after constitutional amendment 1992। तो इस क्वेश्चन को आपको पढ़ना है, एंड इसमें फैक्ट वाला क्वेश्चन है, तो आपको इस क्वेश्चन से पढ़ के बस बना के लिख के आ जाना है जो इसके अंदर आपको समझ आता है। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज। तो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है, उसके बारे में क्वेश्चन 5 नंबर में आ रखा है। राजनीतिक दल क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? एक्सप्लेन द चैलेंजेस फेस्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज। कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है पॉलिटिकल पार्टी को? पॉलिटिकल पार्टी होता क्या है? फॉर एग्जाम्पल बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है, तो कितनी सारी पार्टीज़ है ना। एंड वो जो है सबको इलेक्शन में खड़ी होती हैं, उनके बाद में कोई एक पार्टी जीतती है, एंड फिर वो जो है आगे शासन चलाती है अपना, पता ही होगा आप लोगों को। उसके बाद में ये आपकी ज्योग्राफी आ जाती है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन आगे MCQs आ जाते हैं। और सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो आई थिंक आप सबको ये चीज़ें पता ही होंगी, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। और इसके अलावा गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, जो गांव वाले इलाके हैं, विलेजेस एरियाज़ हैं, स्टिल अभी भी वहाँ पर जूट से बनी हुई चीज़ें बहुत यूज़ की जाती हैं। और इसके अलावा में फर्नीचर में आइटम्स जैसे चेयर्स वगैरह हैं, वो भी कई जूट से बनी होती हैं, जो कि बहुत सुंदर लगती हैं, जिसको हम आम बोलचाल भाषा में चारपाई बोलते हैं ना, मंजी बोलते हैं। तो ये भी जो है वो जूट से बनी हुई होती है, और वो भी बहुत ही अच्छी लगती है। तो आप लोगों के यहाँ भी वो यूज़ होती होंगी, है ना। अभी तो फोल्डिंग वगैरह आ गए हैं। कौन सा HBJ पाइपलाइन से नहीं जुड़ा हुआ है? तो HBJ पाइपलाइन जो है उससे कुछ स्टेट जो है हमारे इंडिया की वो जुड़ी हुई हैं, जिसके अंदर महाराष्ट्र बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो महाराष्ट्र इसका आंसर हो जाएगा। आपको एक चीज़ ध्यान से पढ़नी है कि कौन सी पाइपलाइन नहीं जुड़ी है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है। जुड़ी हुई का वो मत करके आ जाना। तो इस टाइप के टिपिकल क्वेश्चन घुमाने वाले ज़रूर पूछे जाते हैं।
मेटेलिक नॉन मेटेलिक मिनरल्स में डिफरेंस पूछा गया है, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स में डिफरेंस पूछा गया है, डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं का क्या नुकसान है, और वर्णन करें कि समुदायों ने भारत में वनों और वन्य जीवन को कैसे संरक्षित और सुरक्षित किया है। और ये क्वेश्चंस आधे से ज़्यादा आप लोग अपनी भाषा में लिख सकते हैं। डिसएडवांटेज लिखनी है मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। रिवर प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि सिंपली जैसे देखा है ना आप लोगों ने कि रिवर वगैरह जो है वो खुदाई चल रही है, आगे आगे जो है वो खुदाई होके और बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट वाला वर्क चल रहा है। दैट्स वाई बहुत सारे जो हिली एरियाज़ हैं दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड नेचुरल क्लाइमेटीज़ वगैरह भी बहुत सारी देखने को मिलती है। अभी आप लोगों ने देखा हो तो केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, यहाँ पर कुछ ना कुछ होता ही रहता है, देखते हो ना आप लोग। तो हिली एरियाज़ काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हैं। जैसे जोशीमठ है, वहाँ पर भी सुरंग वगैरह बनाने के चक्कर में वो आपको सुना होगा कितना सुंदर एरिया है वो, कितना सुंदर विलेज है जोशीमठ, और वो पूरा का पूरा धंस गया है। तो वहाँ पर इतने कीमती से कीमती होटल हों, चाहे रेस्टोरेंट हों, चाहे प्रॉपर्टीज़ हों, चाहे बिल्डिंग्स हों, सबके सब छोड़ के अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पर आने को मजबूर हो गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी होते हैं जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं। बोलते हैं ना प्रकृति से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। देन उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्लेन द जोग्राफिकल एंड क्लाइमेटिक कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ राइस। तो राइस के प्रोडक्शन के लिए पूछा गया। तो इसके अंदर आपको कुछ पता हो ना, आपके घर में अगर जैसे खेती करते हो मम्मी पापा पेरेंट्स, अगर आप किसान परिवार से हैं तो आपको पता होगा कि राइस जब उगाते हैं हम लोग, जब चावल उगाते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। उगाने के टाइम पर मौसम कैसा होना चाहिए। तो अगर आप एक किसान के बच्चे हैं तो आप ये आराम से लिख सकते हैं क्वेश्चन को। तो आपको ज़रूरी नहीं कि रट्टा ही मारने होते हैं क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आप खुद से भी लिख सकते हो, बट यू नो आप जानते हो उस चीज़ को, बट आप लिखते नहीं हो, आप ट्राई नहीं करते हो। ओके, उसके बाद में फिर से मैप आ जाता है। मैप में भाखड़ा नंगल डैम बताना है, कोचिन पोर्ट बताना है, भिलाई आयरन एंड स्टील प्लांट बताना है, स्टेट ऑफ ब्लैक सॉइल बताने हैं। ठीक है, फिर इकोनॉमिक्स आ जाती है। इकोनॉमिक्स के अंदर प्रच्छन्न बेरोजगारी किसे कहा जाता है, कृषि होगा इसका आंसर। देन उसके बाद में केंद्रीय बैंक कौन सा है, देन आरबीआई इज राइट आंसर। सेंट्रल बैंक पता ही होगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो व्यापार संगठन WTO है और ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है एंड दिस इज एस्टैब्लिश इन 1995 विच इज़ माई डेट ऑफ बर्थ ऑल्सो। तो इसलिए मुझे ये चीज़ थोड़ी सी याद रहती है। व्हाट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, राइट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ HDI, अनएम्प्लॉयमेंट विद एग्जाम्पल बताना है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बताना है, डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट, और उसके बाद में क्रेडिट के औपचारिक अनौपचारिक स्रोतों के बीच बताना है, ग्लोबलाइजेशन बताना है, गुड इफेक्ट्स ऑन इंडिया, कौन कौन से इफेक्ट पड़े वैश्वीकरण के, और उपभोक्ता संरक्षण नियम बताना है, उपभोक्ता के अधिकारों की व्याख्या करनी है, जो कि काफ़ी ईजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उपभोक्ता के राइट पता है ना, जैसे अगर आप कोई सामान लेने गए हो, वहाँ पर उसकी MRP अगर 20 रुपये है लेकिन वो आपसे 25 रुपये ले रहा है, सो यू कैन गो इन हाई कोर्ट, यू कैन गो इन सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर जाकर आप अपनी याचिका दायर कर सकते हैं, यू कैन डू केस अगेंस्ट हिम। तो इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा अवेयर रहो। ठीक है, ये नहीं है लुट के आ जाना है, तो आजकल लुट के आ जाते हैं बच्चे भी, तो इसलिए आप लोगों को अवेयर रहना चाहिए, आपको अपने राइट्स पता होने चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ मैं जल्दी हाजिर होंगी। अभी इस पेपर की अच्छे से तैयारी कीजिए, इस टाइप से मिलते जुलते सारे क्वेश्चन रट डालिए और अच्छे बच्चों की तरह पढ़ाई कर लीजिए। ओके, लास्ट पेपर है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छा स्कोर करना है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ जल्दी मिलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।